अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की कशीदाकारी। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन रही है। भारत में चित्रण कलाओं की विविधता है जो 4000 वर्षों से प्रचलन में है। ऐतिहासिक दृष्टि से कलाकारी शिल्पकारों को दो मुख्य वर्गों में के संरक्षकों की सहायता मिलती थी। बड़े हिंदू मंदिर और विभिन्न राज्यों के राजसी शासका धार्मिक उपासना के संदर्भ में मुख्य चित्रण कलाओं का उदय हुआ। भारत में विभिन्न भागों में वास्तुकला की भिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती है जो विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित करती है, जैसे इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। ये सभी धर्म संपूर्ण देश के विशिष्ट रूप से साथ साथ अस्तित्व में आए थे। अतः विभिन्न उपासना स्थलों और मकबरों युक्त महलों, संप्रदायों, स्थानों इत्यादि में पत्थर का कुशलता से गढ़ी हुई, कांसे की, चांदी की ढाली हुई, टेराकोटा लकड़ी की बनी हुई अथवा रंगों के चित्रित कई प्रकार की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इनमें से अधिकांश भारत के विशाल धरोहर के रूप में परिरक्षित की गई है। आधुनिक परिदृश्य है। इन कलाओं को सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संरक्षण प्रोत्साहन मिला है, जिससे उद्यमिता के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर ये कठपुतलियाँ शिल्प, महाराष्ट्र की बाली चित्रकला, कठपुतली शिल्प परंपरागत व्यवसाय के समृद्ध धरोहर के रूप होते हुए भी आधुनिक संदर्भ में कला की कृतियाँ धीरे धीरे बहुमात्रा में उत्पादित सामग्री की अपेक्षा कम पसंद की जा रही है, जिसमें से एक ओर शिल्पकारों की आय के कम स्रोत हो गए हैं और दूसरी ओर ललित कलाओं के सौंदर्य धीरे धीरे कम होता चला गया है। वर्तमान की स्थितियाँ के कारण ही ये सब चीज़ हो रही है बच्चों। तो हमें जो परंपरागत चीज़ें हैं उन पे भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए, उन्हें हमें क्रय करना चाहिए, खरीदना चाहिए, और ठीक है उसमें और सुधार करके वो चीज़ हम कर सकते हैं जा रहा है। निरक्षरता, सामान्य सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, भूमि सुधार लागू करने में धीमी प्रगति, पर्याप्त और अकुशल वित्तीय विपणन सेवाएं मुख्य बाधाएं जो कि प्रगति को बीच में लटका रही है। वन आधारित संस्थाओं का कम होना, सामान्य पर्यावरणीय निम्नलिखीकरण भारत के संदर्भ में सामने विभिन्न समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। देखिए कितनी सुंदर है ये केरल की नारियल शिल्प है, नारियल के उससे बना हुआ है ये, कितना सुंदर है ना। और ये क्या है, आसाम का बांस से शिल्प, ये बांस से बनी हुई है इसकी टोकरी। ये सब एक जबरदस्त चुनौती सामने लाते हैं जो कि एक देशी ज्ञान, जानकारी तथा कौशल को जो अपना आधार खो रहे हैं और पुनरुद्धार उसे बनाए रखने की आवश्यकता को इंगित करते हुए कुछ क्षेत्र जहां अंततः हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस नए डिज़ाइन बनाना, संरक्षण, परिष्करण नीतियां, पर्यावरणीय हितैषी कच्चे माल का उपयोग, पैकेजिंग, प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था, संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR का संरक्षण आधुनिक युवा और समुदाय के लिए आवश्यक है कि ये व्यक्तिगत रूप से जीविका अवसरों के व्यापक क्षेत्र और संभावनाओं के प्रति जागरूक रहें, जिसके अतिरिक्त ऐसे प्रयास और पहल ग्रामीण जनता की आय उत्पादन की संभावना बढ़ने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार इस दिशा में सामूहिक प्रयास कर रही है। समय की मांग और चुनौतियों के रूप में इसका भारतीय समाज सामना कर रहा है। यह लोकतांत्रिक वातावरण में पदानुक्रम अथवा जाति आधारित कार्य विभाजन के बिना विविधता को बनाए रखना है। अब क्रियाकलाप क्या है, विद्यालय द्वारा स्थानीय शिल्पकलाओं के यहाँ भ्रमण की व्यवस्था की जाए। इसके बाद विद्यार्थी स्थानीय परंपरागत कला, शिल्प और पाप कलाओं से फाइन आर्ट पोर्टफोलियो फाइल तैयार करें। अब देखिए बच्चों, आपके घर के अंदर जो कई लोग अपने जो विद्यार्थी हैं वो उनके घर में शिल्प कलाकारी होते होंगे। कई लोग लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, कोई मिट्टी के बनाते हैं, उसमें नई नई डिज़ाइनें, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कैसे ये चीज़ होती है। तो यह क्रियाकलाप के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे स्थानीय परंपरागत कलाओं और शिल्पों के प्रदर्शन हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। इसमें ये जैसे कि अभी स्कूल में हम SUPW की चीज़ें बनवाते हैं,
छोटे 8 तक 10 तक चलता है ये। 8 तक वाले बच्चों से हम लोग ये बनवाते हैं जो अनुपयोगी चीज़ें होती है उसे उपयोगी चीज़ें बनाने के लिए। तो यही चीज़ सब कार्य है, ठीक है। कार्य, आयु और जेंडर। किसी कार्य के सदस्यों की आयु, लिंग, सेक्स, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के कार्य पद्धति को व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यष्टि दृष्टिकोण, समाज और राष्ट्र के दृष्टिकोण, समष्टि दृष्टिकोण दोनों तरह के प्रभावित करता है। बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य विकास दांव पर होता है। जब इसके ऐसे श्रम कार्य में जबरदस्ती लगा देते हैं तो उसके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था के लिए उपयुक्त होना, जनसंख्या के इस खंड और बड़ी आयु वर्ग के लोगों के लिए अनेक दृष्टिकोणों के साथ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए इन 3 समूह के सामना कर रही चुनौतियों के संक्षिप्त विवेचना करें। कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे। जीवन में अधिकांश स्वरूपों में प्रकृति के जैविक व कार्यात्मक भिन्नता की भांति भांति स्थापित करने हेतु स्त्री पुरुषों में भेद किया जाता है। सामान्यतः मानव जाति के 2 लिंगों में बांटा गया है, पुरुष और स्त्री। परंतु अभी हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में पॉर जेंडर, ट्रांसजेंडर लोगों के तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें कि परलैंगिक और पर परिधानिक इत्यादि कहा जाता है। लिंग, सेक्स का स्त्री पुरुष जेंडर जैविक के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की भिन्नता को इंगित करते हुए सेक्स व जेंडर शब्द अक्सर अदल बदल का उपयोग में लिया जाता है, परंतु निश्चित रूप से इसके भिन्न अर्थ हैं। सेक्स आनुवंशिक, जननांगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग के संबंधित होता है, जबकि जेंडर सामाजिक पहचान पर आधारित है। नर शब्द लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए बनाया जाता है, जबकि मादा शब्द लड़कियों और महिलाओं के दर्शाता है। लिंग का बाहरी प्रमाण प्राथमिक यौन अंगों, जननांगों से होता है। XX, XY अन्य दूसरे गुणसूत्रों, योजनों के कारण भी है। प्रत्येक समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती है कि विभिन्न जेंडर का कैसा व्यवहार है, उन्हें किस प्रकार के कार्य करने हैं। इस प्रकार बचपन से ही व्यक्ति की पहचान बन जाती है, जो उसके वृद्धि और विकास के साथ साथ निरंतर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती रहती है। किसी भी समाज या समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनी निभाए जाने विशिष्ट रूप से अपेक्षित है, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं चलती रहती है। एक प्रकार स्त्री पुरुष की भूमिका की पहचान के मानदंड बनते हैं, स्थापित भी हो जाते हैं। समय के साथ मानदंड की प्रथाएं उसके रूढ़बद्ध हो जाती है। जब तक प्रत्येक सदस्य के सामान्य अपेक्षित व्यवहार समझ में जाने लगा है, यद्यपि मानदंड और प्रथाएं कहीं भी लिखी हुई नहीं है और न ही इसके लिए कोई नियम की किताब है। ये तो सामान्यतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित होती रहती है, निरंतर चलते रहने से। अतः यह कहा जाता है कि जेंडर शब्द की रचना सामाजिक रूप से बनाई गई है। समाज निरंतर तरीके से कार्य करता रहे, यही है और कुछ बात नहीं है, कि सामान्य रूप से जीवन स्तर सब लोगों का निरंतर चलता रहे, यही कार्य, इसके लिए सब कार्य हो रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः अपेक्षित व्यवहार के अलग किसी भी तरह का विचलन औपचारिक, परंपरागत, कभी कभी अवज्ञाकारी हो जाता है। फिर भी समय बीतने के साथ साथ भूमिकाएं, आचरण विकसित हो रहे हैं, जिसके परिणाम से परिवर्तन के साथ निरंतरता में हो रहा है। यह देखा जा रहा है कि आदमी रोटी कमाने वाला, घर संभालने वाला, स्त्री जैसी वर्षों पुरानी भूमिकाएं बदल रही है, परंतु पूरे भारत की स्त्रियां उत्पादन संबंधी कार्य में, कुछ समाजों में विपणन कार्यों में जुड़ी हुई है। ग्रामीण भारत में स्त्रियां कृषि और पशुपालन के गहनता से व्यापक रूप से जुड़ी हुई है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य में कार्यरत है, घरेलू व्यवसायिका के रूप में रोजगार प्राप्त कर रही है। ये सभी कामकाजी महिलाएं किसी न किसी रूप में परिवार की आय का योगदान कर रही है। बहुत से परिवारों में अनेक महिलाएं कमाने वाली होती हैं। कमाने से सक्रिय भागीदारी और परिवार के संसाधनों में योगदान देने के बावजूद स्त्रियों के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का, स्वतंत्र रहने की मनाही है। इसी कारण से स्त्रियां निरंतर शक्तिहीन रहती है आ रही है और समय की मांग है कि इन्हें शिक्षित करें, सशक्त बनाएं, समर्थ बनाएं, समाज का उचित स्थान और बात के लिए अधिकार दें। महिलाएं जब तक कि सशक्त नहीं हो सकती, जब तक कि वह घर पर किए गए इन कार्यों का मूल्य नहीं आंका जा सकता है, उसे संवेतन कार्य के बराबर नहीं माना जाता है। महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणियां मानते हुए घर पर किए गए कार्यों का शायद ही मूल्यांकन किया जाए, इसे आर्थिक गतिविधि के रूप में गिनी नहीं जा सकती। परंतु एक कहावत है कि
धन बचना, धन कमाना, महिला परिवार के भरण पोषण के लिए अपने जीवन के सभी स्तरों माँ, बहन, बेटी, पत्नी, दादी के रूप में घरेलू कामकाज या परिवार के अन्य कार्य करती है, जिससे कि उन्हें जीवन भर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के योगदान परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अधिक दक्षता की भूमिका निभाने और अपने कर्तव्य पूरा करने में सहायक होती है। अतः महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य को आर्थिक योगदान, उत्पादन गतिविधियों की महत्व देने की आवश्यकता है। घर के बाहर रोजगार के लिए काम करना उनके स्वाधीन होने में सहायता होता है, साथ ही उसके परिवार के संसाधनों में भी सुधार लाया जाता है। महिलाओं ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेना शुरू कर दिया है। उनमें बहुत से उच्च पदों पर आसीन हैं, परंतु उनमें महिलाओं का दोहरा भार पड़ गया है, क्योंकि अभी भी यह अपेक्षा की जाती है कि घर का अधिकांश कामकाज मुख्य रूप से वही करेंगी। स्त्रियां और उसके कार्य से संबंधित मुद्दों का सरोकार नेक्स्ट वीडियो में अपन ये पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है।